पटरी व्यवसायी हैं उनको हम 1,000 की धनराशि उपलब्ध कराएंगे ताकि उनके आर्थिक स्थिति में कोई मजबूती आए। और इसको लेकर आज विकास भवन में डाटा फीडिंग का कार्य चल रहा है। हिमांशु जी डीपीआरओ जो है उन्होंने हमें जानकारी दी कि यहाँ पे 23,000 डाटा अभी तक फीड हो चुका है और 18,000 डाटा और बचा हुआ है, जिसको आज इतवार के दिन भी, छुट्टी के दिन भी यहाँ पे किया जा रहा है ताकि लोगों में जो आर्थिक स्थिति से बहुत ज्यादा दयनीय हो गई थी उसको उबारा जा सके। और ये 1,000 की धनराशि उनको प्रति महीने में इनको दी। उत्तर प्रदेश के आगरा से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि आज सुबह घर के सामने खेल रहा 6 साल का एक बच्चा 100 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया। ये पूरा मामला निभोरा के धरियाई गांव का है। साथ खेल रहे बच्चों ने जब इसकी जानकारी परिवार को दी तो सभी दौड़ पड़े, जिसके बाद बच्चे को बचाने के लिए पुलिस टीम ने रेस्क्यू शुरू कर दिया। घटना के बाद परिजनों ने डोरी से छोटा पत्थर बांधकर गड्ढे में डाला और बच्चे से बात करने का प्रयास किया। बच्चे ने डोरी खींचा तो लोगों की आशा बंधी और वह जिंदा है, जिसके बाद उसे बचाने के प्रयास शुरू किए गए। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गड्ढे में ऑक्सीजन और खाने का सामान भी भेज दिया था। साथ ही मौके पर पहुंचे क्षेत्रीय विधायक जितेंद्र वर्मा भी मौके पर पहुंचे और जानकारी ली। साथ ही 100 फीट गहरे बोरवेल में बच्चा गिर गया, जिसे 5 घंटे बोरवेल में फंसा रहा। रेस्क्यू टीम मौके पर मौजूद रही और बच्चे को बचाने का कार्य लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में 3 साल की मासूम के किशोर के साथ रेप का वारदात को अंजाम दिया गया है और वो मौके से फरार हो गया। खून में लथपथ मासूम को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। आपको बता दें कि गांव में सफाई कर्मी की मासूम बेटी के साथ रेप की घटना हुई। बालिका के परिजनों ने बताया कि बच्ची घर के पास खेल रही थी, तभी गांव का एक किशोर बच्ची को बहला फुसलाकर अकेले में ले गया और उसने मासूम के साथ रेप की घटना को अंजाम दे डाला। काफी देर बाद जब परिजनों ने उसकी खोजबीन की तब उन्हें घटना की जानकारी हुई। परिजनों ने पुलिस को घटना की पूरी मामला बता दिया है और मौके पर पहुंची पुलिस ने मासूम को सीएचसी अस्पताल में भर्ती कराया है। इस मामले में परिजनों ने कोतवाली में तहरीर भी दे दी है, लेकिन पुलिस ने अभी तक केस को दर्ज नहीं किया है। कोतवाल विनोद कुमार सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। साथ ही फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। 3 साल की मासूम के साथ रेप की घटना का मामला सामने आया है। आरोपी मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया है और मामले की कार्रवाई कर रही है। तो वहीं बुलंदशहर के गुलावाटी थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। बताया जा रहा है कि आम के बाग में एक युवक ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटना की छानबीन में जुट गई है, जिसके बाद पुलिस ने घटनास्थल से कई तरह के सामान बरामद किए हैं। साथ ही फिलहाल आत्महत्या के कारणों का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। आपको बता दें कि एक युवक ने जहर खा लिया है, जिसके बाद घटना की मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच कर रही है। तो वहीं अगली खबर बुलंदशहर से है, जहां दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। बताया जा रहा है कि हाथरस से नोएडा जा रहे युवक की खुर्जा में डिवाइडर से टकराते हुए मौत हो गई। बता दें कि मृतक युवक नोएडा के किसी निजी कंपनी में काम करता था। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बुलंदशहर में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जिसमें नोएडा जा रहे युवक की डिवाइडर से टकराने से मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के NH 91 से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। बताया जा रहा है कि कार सवार युवक को बोलेरो सवार हमलावरों ने गोली मार दी।
साथ ही कार में आग लग गई, जिसमें एक युवक घायल बताया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि घटना को अंजाम देकर हमलावर मौके से फरार हो गए। साथ ही पुरानी रंजिश के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया है। पहले पीड़ित अपने दोस्त की शादी से होकर अपने गांव वापस आ रहा था। घटना के बाद पीड़ित को हायर मेडिकल सेंटर रेफर कर दिया गया है। वहीं पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। कार सवार युवक को हमलावरों ने गोली मार दी है और हमलावरों ने बोलेरो कार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज अहमदाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। साथ ही सीएम ने प्रदेश में आम आदमी पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन भी किया। केजरीवाल ने अपने संबोधन में कहा कि आज गुजरात की जो हालत है वो बीजेपी और कांग्रेस की सरकारों की कारस्तानी है। पिछले 27 साल से गुजरात में एक ही पार्टी की सरकार है, लेकिन पिछले 27 साल से इन दोनों पार्टियों की दोस्ती की कहानी है। कहते हैं कि कांग्रेस बीजेपी की जेब में है। इसके साथ ही केजरीवाल ने यह भी नया नारा भी दिया है, अब होंगे अच्छे, अब बदलेंगे गुजरात के दिन। सीएम अरविंद केजरीवाल का आज अहमदाबाद दौरा था और आप कार्यालय का भी वहां उद्घाटन किया है। साथ ही कहा है कि अब बदलेगा गुजरात। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविवार को अधिकारियों के साथ बैठक की। कहा कि कोविड के कारण यूपी बोर्ड कक्षा 10 और 12 की परीक्षा रद्द होने के बाद इस बार कोई मेरिट सूची घोषित नहीं की जाएगी। साथ ही बैठक में यह निर्णय किया कि कक्षाओं के परिणाम से असंतुष्ट छात्रों की स्थिति में सुधार होने पर परीक्षा में बैठने का अवसर दिया जाएगा, ताकि उन्हें अपने अंक बढ़ाने का उचित मौका मिल सके। साथ ही वर्तमान में ज्यादातर अंक पिछली कक्षा में प्राप्त अंकों और पहले आयोजित किए गए प्री बोर्ड परीक्षाओं के आधार पर दिए जाएंगे। आपको बता दें कि यूपी बोर्ड परीक्षा में इस बार मेरिट लिस्ट नहीं जारी की जाएगी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है कि जो भी असंतुष्ट छात्र हैं और परीक्षा देना चाहते हैं तो वो फिर से अपने मार्क्स बढ़वाने के लिए परीक्षा दे सकते हैं। बुजुर्गों की सेवा करने और उनकी मानसिक और शारीरिक परेशानियों को कम करने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की योजना एल्डर लाइन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारीफ की है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि ये बहुत अच्छी पहल है। राज्य में बीते दिन समाज कल्याण विभाग की ओर से नेशनल एक्शन प्लान फॉर सीनियर सिटीजन के तहत प्रदेश में बुजुर्गों की सेवा के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। आपको बता दें कि हेल्पलाइन नंबर 14567 है। इसके माध्यम से वृद्धजन अपने दुख और तकलीफों के साथ किसी भी तरह की समस्या से समाधान के लिए संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि इस एल्डर हेल्पलाइन के संचालन की जिम्मेदारी यूपी कॉन को दी गई है। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने एक अच्छी पहल की है, जिस प्रोजेक्ट का नाम है एल्डर लाइन। पीएम मोदी ने यूपी सरकार के प्रोजेक्ट को सराहा है। साथ ही कहा है कि बुजुर्गों के लिए बहुत ही अच्छी पहल है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में दुकानदारी, कारोबार और व्यापार सब बर्बाद हो चुका है। करोड़ों व्यापारी सरकार की गलत आर्थिक नीतियों का शिकार होकर अपने घर के गहने और जेवर आदि की गिरवी रखने को मजबूर हो गए हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने रविवार को जारी बयान में कहा कि नोटबंदी व जीएसटी से परेशान व्यापारियों की हालत लॉकडाउन से खराब हो चुकी है। उन पर तमाम पाबंदियां लगाकर अपमानित, लांछित भी किया जा रहा है। इस कारण मुरादाबाद के पीतल कारोबार की सांसें टूटती जा रही हैं। साथ ही फर्नीचर कारोबारियों का भी बुरा हाल है। 60% काम में गिरावट आई है। 15,000 करोड़ का नुकसान अनुमानित किया गया है। साथ ही लखनऊ में करीब 1.25 लाख कारोबारियों को 12,650 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साथ ही कहा कि छोटे दुकानदारों और ठेला पटरी और छोटा मोटा सामान बेचने वालों को 10,000 रुपए दिलवाने का वादा किया है, लेकिन मिला ढेला भी नहीं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दुकान बंदी के समय में
पूर्व की पुलिस का उनके साथ दुर्व्यवहार शर्मनाक है। बीजेपी संरक्षित अपराधियों ने काला बाजार को खूब बढ़ावा दिया है। साथ ही जहरीली शराब और दवाएं, इंजेक्शन, ऑक्सीजन के सौदागरों के लिए भी कमाई हुई है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि बीजेपी के राज में सब कुछ बर्बाद हो गया और व्यापारी भी बर्बाद हो गए हैं। दिग्गज नेता रामविलास पासवान की लोजपा पार्टी टूटने की खबर सामने आ रही है। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पर बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान एनडीए से अलग होना अब भारी पड़ सकता है। पार्टी के 5 सांसदों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को सभी पदों से हटा दिया है। साथ ही चिराग के चाचा पशुपति कुमार पारस को अपना नेता चुन लिया है। उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ संसदीय दल के नेता का जिम्मा भी सौंपा गया है। चिराग पासवान बिहार की सियासत में बिल्कुल अलग पड़ गए हैं। लोजपा में इस टूट की वजह बीजेपी और जेडीयू के बीच चिराग को लेकर जारी तकरार को माना जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि एनडीए से अलग होना चिराग को पड़ा भारी। बागी चाचा बने संसदीय दल के नए नेता। कोरोना संक्रमण के चलते 16 अप्रैल से बंद ताजमहल को पूरे 2 महीने के बाद 16 जून को खोला जाएगा। ताजमहल सहित संरक्षित स्मारक खोलने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा अधिसूचना जारी की गई है। साथ ही गौरतलब है कि विगत वर्ष 2020 में भी कोरोना संक्रमण के कारण ताजमहल, आगरा किला, फतेहपुर सीकरी समेत देश भर के केंद्रीय संरक्षित स्मारकों को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया था। ताजमहल के दरवाजे 207 दिन तक खुलने के बाद फिर बंद हो गए थे, लेकिन बीते साल 188 दिनों तक ताजमहल सैलानियों के लिए बंद किया गया। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में 15 दिन तक ताजमहल बंद रखने के आदेश थे। अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने पर पर्यटन से जुड़े लोगों ने ताजमहल और अन्य स्मारकों को भी खोलने के लिए मांग उठाई है ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। आपको बता दें कि 16 जून को खोला जाएगा फिर से ताजमहल। अन्य स्मारकों को भी खोलने की मांग उठ रही है ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। एक तरफ जहां पूरी दुनिया 1.5 वर्ष से कोरोना से निजात नहीं पा सकी, वहीं दूसरी तरफ महामारी के बीच G7 देशों में सम्मेलन में शामिल राष्ट्राध्यक्ष बिना मास्क के कई बार एक दूसरे से मिलते और बात करते देखे गए। 11 से 13 जून तक चले सम्मेलन में एक नहीं कई बार ऐसा दिखाई दिया जिसमें कैमरे में जो तस्वीरें सामने आई हैं वो यही हैं जिसमें आप कोरोना के प्रति लापरवाही बरती जा रही है। साथ ही इस महामारी को लेकर बेखौफ हैं और इसका जवाब अब भी अच्छी तरह से जान सकते हैं कि सम्मेलन से सामने आई ऐसी तस्वीरें जिसमें किसी ने भी मास्क नहीं लगा रखा है। साथ ही दिग्गज और ताकतवर देशों के नेता इस तरह दिखाई दे रहे हैं जिसमें कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह से उल्लंघन करते हुए देखे जा रहे हैं। राष्ट्राध्यक्षों के जो आधिकारिक अकाउंट से भी ट्वीट की गई हैं कि कई जो काउंसलिंग एजेंसी से भी जो है कुछ न्यूज एजेंसियां ने भी सामने आई हैं ऐसी तस्वीरें जहां पर मास्क नहीं लगाया हुआ है राष्ट्राध्यक्ष ने और बिना मास्क के फोटो में देखे जा रहे हैं और कोरोना नियमों का पूरी तरह से मजाक बना रखा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को सरकार की आलोचना करते हुए आरोप लगाया है कि उसका झूठ और खोखले नारों का गोपनीय मंत्रालय सबसे कुशल है। राहुल बीजेपी सरकार की आलोचना करते हैं और उनका आरोप है कि सरकार सिर्फ बयानबाजी करती रहती है। साथ ही पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने रविवार को ट्विटर पर कहा कि भारत सरकार का सबसे कुशल मंत्रालय कौन सा है, झूठ और खोखले नारों का गोपनीय मंत्रालय। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस नेता वैक्सीन की कमी और जीएसटी और ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी पर सरकार पर लगातार हमला करते रहे। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और साथ ही कहा है कि बीजेपी सरकार सिर्फ और सिर्फ खोखले वादे करती है और खोखले नारे देती है।
वहीं प्रयागराज से हत्या की आशंका जताने वाले एक पत्रकार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है, जहां पर घर के लोग हत्या की आशंका जता रहे हैं, तो वहीं पुलिस इसको दुर्घटना बता रही है। साथ ही सुलभ ने एक दिन पहले ही एडीजी प्रयागराज जोन प्रेम प्रकाश को शिकायती पत्र भेजकर अपनी और अपने परिवार की जान को खतरा बताया था। इसमें बताया था कि कई थाना क्षेत्रों में अवैध शराब के पकड़े जाने की घटना का कवरेज उन्होंने किया था। इसके बाद शराब माफिया उस खबर को लेकर उनसे नाराज चल रहे थे। पत्र में यह भी कहा गया कि पिछले 2 दिनों से जब भी वो घर से बाहर निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि उनका कोई पीछा कर रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनकी मौत पर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी उत्तर प्रदेश सरकार पर तंज कसा है और कहा है, प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर, जंगल राज को पालने पोसने वाली सरकार यूपी सरकार के पास पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव के परिजनों के लिए आंसुओं का कोई जवाब नहीं। संदिग्ध परिस्थितियों में एक पत्रकार की मौत पर और एक प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया है, जिसपे केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए तंज किया हुआ है। शहर शहर अनलॉक हो रहे हैं, इसके साथ ही लोगों की लापरवाही भी अनलॉक हो रही है। आपको बता दें कि दिल्ली से सटे नोएडा में वीकेंड लॉकडाउन पर लोग पार्टी मनाने पहुंचे, जिसके बाद पुलिस ने पार्टी मनाते हुए 61 लोगों को पकड़ लिया है। साथ ही बताया जा रहा है कि कई लोग नोएडा सेक्टर 135 के एक फार्म हाउस में दावत करने पहुंचे थे। फार्म हाउस में यह पार्टी ऐसे समय में हो रही थी जब पूरे यूपी में साप्ताहिक लॉकडाउन था। इसके बावजूद इस पूल पार्टी के लिए संबंधित विभाग से कोई मंजूरी नहीं मिली थी। साथ ही पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक पार्टी के लिए फार्म हाउस की ऑनलाइन बुकिंग की गई थी, जिसको लेकर पुलिस ने सभी लोगों के खिलाफ महामारी अधिनियम 188 के तहत केस दर्ज कर लिया है। नोएडा में एक पूल पार्टी का मामला सामने आया है और पार्टी में बिना अनुमति लेकर पार्टी की जा रही थी, जिसमें 61 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेशन फर्स्ट। हमारे देश के ऊपर क्या करें, इसका समाधान कैसा किया जाए। तो इसके लिए हम लोग ने सोचा कि चलो एक कोरोना माता जी का मूर्ति बनवाते हैं और लाके अपने गांव में स्थापित करते हैं। क्या पता इससे कोरोना माता के आशीर्वाद से थोड़ा हमारे गांव को, हमारे गांव के रहने वाले सभी को या और जो भी हैं सबको राहत मिले। पश्चिम बंगाल में एक बड़ा हादसा सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि आज सुबह 2 गाड़ियों की टक्कर से आग लग गई है, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है और करीब स्थानीय लोगों के मुताबिक इंडिया ऑयल का वाहन आसनसोल से रानीगंज की ओर जा रहा था। वहीं एक दवा का ट्रक कोलकाता से आसनसोल की ओर जा रहा था। रास्ते में कुछ लोगों को बचाने के चक्कर में ट्रक टैंकर से जा टकराया और आपको बता दें कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि विस्फोट के साथ वाहनों में आग लग गई। आवाज़ सुनकर लोग इकट्ठा हो गए और जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और दमकल की गाड़ियों को बुलाया गया। वहीं हादसे में सबको पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। वहीं पुलिस घटना की छानबीन में जुट गई है। 2 गाड़ियों की जोरदार टक्कर लगने से बड़ा विस्फोटक देखने को मिला है।